हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। इस सेशन में हम लोग सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन की बात करेंगे, दैट इज मियोसिस। इनसे पिछले सेशंस में जस्ट मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है कि असल में सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स है, क्या इंटरफेज होती है, क्या एम फेज हो रही है, सारी डिटेल में मैं बातें कर चुका हूँ। क्लियर है? तो सुनना जरा बात को। मियोसिस में भी कुछ इसी प्रकार की फेजेस देखेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आसानी से। क्लियर है? बट मियोसिस की भी इंटरफेस बिल्कुल माइटोसिस जैसी ही इंटरफेस होती है। बेटा, इंटरफेस में कोई फर्क नहीं आता। जैसे माइटोटिक डिवीजन में अगर कोई सेल जाती है तो वो एक इंटरफेस से गुजर के आती है जिसमें उसकी ट्रेनिंग होती है, उस सेल को प्रिपेयर किया जाता है कि वो सेल डिवीजन कर सके। इसी तरीके से अगर कोई सेल मियोसिस शो करने जाती है तो मियोसिस डिवीजन से पहले उस सेल को इंटरफेस से भेजा जाता है और वो इंटरफेस बिल्कुल सेम टू सेम होती है जैसे कि हमने माइटोटिक डिवीजन की इंटरफेस पढ़ी है। जैसे कि उसमें मैंने पढ़ाया था आपको G1, S और G2 फेज, सेम सारी A to Z इंटरफेस की जो सीरीज ऑफ इवेंट्स थे वो सेम टू सेम जैसे माइटोसिस में चलते हैं वैसे ही सेम टू सेम मियोसिस में। तो इसीलिए मैं वापस से इंटरफेस वाले टॉपिक को रिपीट नहीं करूंगा। जिस बच्चे को नहीं पता है वो जाके पुराने सेशन सुन ले, उसमें आपको पूरा इंटरफेस समझ में आ जाएगा कि कौन सी G1 है, कौन सी S है, कौन सी G2 है, G1 में क्या काम चलते हैं, S फेज में क्या काम चलते हैं और G2 फेज में क्या काम चलते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। क्लियर है? तो मियोटिक डिवीजन होता क्या है, अब क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? तो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले ले सेल साइकिल का कि कौन कौन सी हम लोग फेजेस ऑब्जर्व करेंगे बेटा। क्लियर है? तो बेटा एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ सेल साइकिल के लिए, मियोटिक डिवीजन वाली सेल साइकिल के लिए। क्लियर है? तो इसमें असल में क्या होता है, दो पार्ट में या दो स्टेप में मियोटिक डिवीजन होती है, सॉरी मियोसिस डिवीजन, जो मियोसिस होगी ना वो दो स्टेप में कराई जाती है। जैसे कि माइटोटिक डिवीजन में मैंने क्या एक एम फेज दिखाई थी ना, हाँ या ना, बट मियोसिस के लिए हमें दो करानी पड़ती है, एक मियोसिस फर्स्ट होती है और एक मियोसिस सेकंड होती है। क्लियर है? तो दिखा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। एक आ गई आपकी मियोसिस फर्स्ट वाली कंडीशन, थोड़ा सा दूर बनाते से समझ में आए जिससे। एक आ जाएगी आपकी मियोसिस फर्स्ट वाली कंडीशन। क्लियर है? और दूसरी वहीं पर आएगी आपकी मियोसिस सेकंड वाली कंडीशन। क्लियर है? हाँ या ना? और बाकी वही चलेंगी, कौन कौन सी, G1, S और G2। ये G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये चलेगी मियोसिस, बताऊंगा कौन कौन सी है, 1, 2, 3 और 4। इसको इक्वली डिवाइड कर दूं मैं, ठीक है ना। रुकना जरा, प्रॉपर पहले डायग्राम बना दे अपन, उससे समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। उससे डेफिनेटली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा और चौथा ये आ गया, ये बन जाएगा। क्लियर है? और इसी तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक है? अब ये सर्कल कंप्लीट कर देते हैं। कुछ इस तरीके का आएगा काम, कुछ इस तरीके का। अब कौन क्या है इसमें ये बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपकी चलेगी यहाँ से यहाँ तक मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। और एक चलेगी यहाँ से यहाँ तक आपकी मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस के लिए बेटा दो स्टेप कराए जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट माइटोसिस में केवल एक ही बार में एम फेज में हो जाता है। क्लियर है? अब मियोसिस फर्स्ट में वही चीजें मिलेगी, पहली प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इसी तरीके से मियोसिस 2 में प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मियोसिस में दो बार एम फेज देखते हैं? बिल्कुल भाई साहब, मियोसिस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, जिसमें मियोसिस फर्स्ट में भी हमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखनी पड़ती है और मियोसिस सेकेंड में भी हमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखनी पड़ती है। और ऐसा होने का कारण ये है क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसके लिए हमें दो मियोटिक डिवीजन कराने पड़ते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड।
क्लियर है। और बाकी का ये G1 से लेकर S और ये G2 तक ये आपका इंटरफेज है। कौन सी फेज है? इंटरफेज, जहां पर सेल प्रिपेयर होती है। क्या? जहां पर सेल प्रिपेयर हो रही होती है डिवीजन के लिए। दैट्स इट। क्लियर है। तो एक छोटा सा सेल साइकिल का डायग्राम ओवरव्यू दिया, रफ डायग्राम है, एक्चुअल नहीं है, बना दिया है समझने के लिए। क्लियर है। जैसे माइटोसिस में बना रखा था वैसे ही मियोसिस में मैंने बनाने की कोशिश करी। क्लियर है। चलें अब इसी सेल साइकिल को हमें समझना है पूरा डिटेल में एक एक करके। क्लियर है। इंटरफेस नहीं बताऊंगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ। चलें तो मियोसिस के बारे में सुनना पहले, ठीक है ना। अभी डिवीजन के बारे में पहले बेसिक सी मियोसिस होती क्या है वो सारी सुनने चला। क्या? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंपल सी बात बोलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स देख लो, एक मेल ऑर्गेनिज्म एक फीमेल। मेल गैमेट्स बनाता है और फीमेल गैमेट बनेगा। क्लियर है। तो ये बोल रहा है जब भी कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म है तो वो गैमेट के फ्यूजन से ही बनता है। सिंपल सी बात है, जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वहां गैमेट्स तो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन काम है गैमेट बनना और उनका फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होकर ऑर्गेनिज्म बनना। क्लियर है। तो ये जो गैमेट का बनना है, यही जो बनना होता है गैमेट का, ये बनता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो वही लिखा हुआ है। क्लियर है। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, और जो गैमेट्स बनेंगे उनके अंदर और कुछ नहीं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ऑर्गेनिज्म हमारा 2n है, मेल भी और फीमेल भी, बट जब हम इनके गैमेट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर आता है वो हैप्लॉइड आधा हो जाता है, जस्ट हाफ। जैसे हमारी बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट जब हमारे गैमेट बनते हैं और उन गैमेट्स में देखेंगे तो उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। क्लियर है। तो हम डिप्लॉयड है तो उसमें 46 क्रोमोसोम है, पूरा टोटल बता रहा हूँ। डिप्लॉयड है मतलब 23 पेयर्स, तो उन 23 पेयर्स में से आधा 23 काट के गैमेट में भेज दो, तो वही वाली बात है। तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है और हर गैमेट के पास अपना एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। चले आगे सुनना। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, और ये जो गैमेट है वो इस ऑर्गेनिज्म की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उन्हीं से बनते हैं, और उन सेल्स को हम कहते हैं गैमीट मदर सेल। क्या कहते हैं बेटा? गैमीट मदर सेल। क्लियर है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम आएगा, और ये गैमीट मदर सेल 2n ही होती है, तो इन्हीं के अंदर मियोसिस होके ये गैमीट बनते हैं, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। क्लियर है। तो वही आगे लिखा है क्या? दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो यही जो काम है, यही जो सेल फॉर्मेशन है, जिसमें जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है, तो इसी टाइप के डिवीजन को हम मियोसिस कहेंगे। तो वही लिखा है दिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ये वाला जिससे गैमेट बन रहे हैं। क्लियर है। दिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो कि क्या कर रहा है? क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ कर रहा है, और क्या बना रहा है? हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिनको हम गैमेट्स बोल रहे हैं। तो वही लिखा है दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिनको आप गैमेट्स कह रहे हो। क्लियर है। और इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? एंड दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इस टाइप के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? मियोसिस। तो माइटोसिस में बेटा क्रोमोसोम नंबर पे कभी फर्क नहीं आता, बट मियोसिस की कंडीशन में ये जो इन ऑर्गेनिज्म की कौन सी सेल? गैमीट मदर सेल, जब मियोसिस शो करती है तो जो गैमीट बनते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट सेल का जस्ट हाफ होता है, और वो जो डिवीजन या जिस डिवीजन को ये फॉलो करते हैं उस डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मियोसिस। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये है कौन? पेरेंट सेल है। कौन है ये? पेरेंट सेल। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है 2n, तो जब इसकी डॉटर सेल्स बनेंगी, मैं 4 बना के दिखा रहा हूं आपको, हमेशा 4 बनती है बेटा एक सेल से, ध्यान रखना, हमेशा 4 बनती हैं, हमेशा याद रखना। मियोसिस होगी तो एक सेल 4 सेल बनाती है,
तो जब मियोसिस होगी तो एक पेरेंट सेल ये 4 मियोसिस मतलब एक मियोसिस करके 4 डॉटर सेल बनाएगी और चारों की चारों डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का जस्ट हाफ होता है। क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में जो सेल होती है, पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है उसका जस्ट हाफ होता है। और ये जो डिवीजन है ये मियोसिस डिवीजन, पर माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, एक बात और सुनना जरा। क्या अब मियोसिस क्यों कंपलसरी है, क्यों जरूरी रही? तो वही लिखा है क्या और क्या इंश्योर करती है। अगर मियोसिस किसी ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो उससे हमें क्या फायदा है, क्यों हो रही है? अगर मियोसिस नहीं होती तब क्यों, तो क्या कोई परेशानी आ जाती है इस ऑर्गेनिज्म को? स्पेशली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? तो वही लिखा है मियोसिस एंश्योर्स, पक्का करता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बेटा मियोसिस ही एक ऐसा डिवीजन है जो किसी डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में उसकी हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो वही लिखा है मियोसिस ही पक्का करता है कि उस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में कोई एक हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल भी आ रही होगी। तो वही लिखा है मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, व्हेयरएज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। तो अगर कोई सेक्सुअली, आपको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मैंने इतनी सारी जगह बताया है। क्लियर है? जब भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाई है आपको, ज्यादातर मैंने हायर प्लांट्स की बात करूंगा अगर मैं, तो वहां पर जो गैमेट बनता है तो वो मियोसिस से ही बनते हैं, और जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है वही हैप्लॉइड लाइफ साइकिल आ जाती है उनकी। क्लियर है? बट वही गैमेट थोड़े टाइम बाद जाके फ्यूजन कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, तो वापस से वो डिप्लॉयड, जैसे सपोज करो ये वाली कंडीशन, ये कौन है? ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? कैसा है? 2n। क्लियर है? इसने बनाया गैमेट, एक ये बन गया मेल गैमेट, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ क्या बन गया। एक बन गया ये मेल गैमेट और एक बन गया ये फीमेल गैमेट। क्लियर है? कैसे बना है? मियोसिस। कैसे बना है? मियोसिस से। क्लियर है? तो ये कैसा है? 2n है, और ये कैसे हो जाएंगे? दोनों के दोनों n हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? n। अब ये इधर आया, ये इधर आया, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। पूरा लिख लेना, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये बन गया जाइगोट आपका। क्या बन गया? जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा होगा? 2n। और ये जाइगोट वापस से डेवलप करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये ऑर्गेनिज्म है, मान लो ना। ठीक है? तो वही बात चल रही है कि किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड फेज आती है वो मियोसिस ही इंश्योर करती है। बट वो ऑर्गेनिज्म वापस से डिप्लॉयड कब होगा? जब ये गैमेट फर्टिलाइजेशन में चले जाएंगे। तो वही बोल रहा है मियोसिस से तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल इंश्योर होती है और फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड लाइफ साइकिल इंश्योर होती है। तो वही कहला है किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में दोनों फेज दिखते हैं, हैप्लॉइड भी डिप्लॉयड भी। हैप्लॉइड कब दिखेगी? जब गैमेट बनते हैं। और कैसे पता लगती है? बाय मियोसिस। और डिप्लॉयड कब आती है? जब यही गैमेट फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो इन शॉर्ट इन गैमेट ने जब फर्टिलाइज किया, जाइगोट बनाया, तो और कुछ नहीं, ये n ऐड होके एक जाइगोट बनके 2n कंडीशन वापस से रिस्टोर करने, ये फर्टिलाइजेशन एक तरीके से वापस से डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर करने का काम करती है किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। दैट्स इट। तो ये वाली बात कह रहा है। ठीक है ना? तो इंश्योर करने का काम कौन कर रहा है? मियोसिस। क्लियर है? अब बात आती है क्या सर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मियोसिस होना पड़ी? अगर मियोसिस नहीं होती तो कोई दिक्कत आ जाती? बिल्कुल दिक्कत आती। क्या आती वो देखने जरा। सपोज करो ये मेल है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है, इसने गैमेट बनाया, मेल गैमेट बना, इसने गैमेट बनाया, फीमेल गैमेट बना। क्लियर है? बट ये जो गैमेट बने ये मियोसिस से नहीं बने, माइटोसिस से। तो ऑर्गेनिज्म कैसा था? 2n। ऑर्गेनिज्म कैसा था? 2n। तो इनके गैमेट माइटोसिस से अगर बनते तो इनके गैमेट्स भी 2n वाले वो क्रोमोसोम होते। क्लियर है? अगर ऐसा होता तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होता तो जो नया ऑर्गेनिज्म बन के आता उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कुछ और ही मिलता जो इनके पेरेंट के पास भी नहीं था। 4n वाली कंडीशन आई थी। तो इन शॉर्ट एबनॉर्मेलिटी आ गई क्रोमोसोम में। इतना डीएनए कंटेंट आ ही नहीं सकता भाई, इतना डीएनए कंटेंट आ ही नहीं सकता। तो अगर 4n वाली कंडीशन आ गई तो ऐसा तो पॉसिबली इंसान ही नहीं बन पाएगा, वो पता नहीं कौन होगा। क्लियर है? तो इसी वजह से इस स्टेप पर अगर मियोसिस नहीं होगी तो जो ऑर्गेनिज्म बन के आएगा उसका क्रोमोसोम कंटेंट गड़बड़ा जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। तो इन शॉर्ट अगर किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को अगर किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को अपनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिप्लॉयड कंडीशन मेंटेन करनी है,
ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन, और ये जो नई जनरेशन बनाई है इन्होंने मिलके, ये सेकंड जनरेशन आ गई। कौन आ गई? सेकंड जनरेशन आ गई। क्लियर है? तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिप्लॉयड कंडीशन में अपनी मेंटेन करके चलनी है, तो डेफिनेटली जब उसकी गैमेट फॉर्मेशन होगी तो उसकी गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से ही करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने उसका गैमेट माइटोसिस से बना दिया तो ये अपनी डिप्लॉयड फेज को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपनी डिप्लॉयड फेज को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो मियोसिस होना बहुत कंपलसरी है बेटा, क्योंकि मियोसिस गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। और अगर नहीं हुआ गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर मियोसिस, तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी डिप्लॉयड फेज को अपनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आएगी। तो जो जनरेशन बन के आएगी वो इंसान ही नहीं होगी, कोई और ही होगी, पता ही नहीं क्या होगा। क्लियर है? अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो क्लियर है? तो वही लिखा है। ठीक है, समझ में आया? तो मियोसिस इंश्योर करता है किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कि हैप्लॉइड फेज आएगी, और फर्टिलाइजेशन क्या इंश्योर करता है कि जो वो ऑर्गेनिज्म पहले डिप्लॉयड था, फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से वो डिप्लॉयड ही बन जाए। क्लियर है? तो ये दोनों प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में चलते हैं पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। क्लियर है? क्या? गैमेट्स का बनना और उनका फ्यूजन होना। गैमेट्स का बनना, मियोसिस से हैप्लॉइड फेज आ जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की, और वो गैमेट जब वापस से फर्टिलाइज होकर फ्यूज होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो वापस से डिप्लॉयड फेज रिस्टोर हो जाएगी। क्लियर है? चले आगे, आगे सुनना। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोज। अभी बोला मैंने, जनरली हम लोग किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर ही मियोसिस देखी जाती है, चाहे आप प्लांट्स को पकड़े चाहे आप एनिमल्स को पकड़े। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसी वजह से गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर ही मियोसिस हम देखते हैं। तो इसी वजह से जो गैमीट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंट के सेल के जस्ट हाफ होता है। तो वही लिखा है, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, क्योंकि जनरली गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर ही मियोसिस होती है किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और इसी वजह से ही जो एनिमल और प्लांट्स के गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनके अंदर आधा आता है क्रोमोसोम का सेट। उसके अंदर जो क्रोमोसोम, जैसे सपोज करो मैं हूं, मेरे अंदर 23 पेयर का क्रोमोसोम का सेट है, तो मेरे सेट में से आधे 23 क्रोमोसोम ही मेरे गैमेट के अंदर जाएंगे। या कोई और इंडिविजुअल है, उसके जो क्रोमोसोम का सेट है 23 पेयर का, तो उस सेट को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। 23 पेयर है तो अब 23 अलग बांट दो बराबर बराबर। क्लियर है? तो 23 क्रोमोसोम एक गैमेट में, 23 क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बात है मियोसिस की। और क्यों जरूरी है किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को अपनी अगर डिप्लॉयड फेज जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करके चलनी है, तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर मियोसिस होना कंपलसरी है। अगर नहीं हुई गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर मियोसिस, तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म बन के आएगा वो डिप्लॉयड नहीं होगा, कुछ और ही होगा, और वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। दैट्स इट। तो मियोसिस का इंपॉर्टेंस बेटा किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत है, क्योंकि उसके गैमेट ही मियोसिस से ही बनते हैं और से ही बनेंगे आगे जाके भी। क्लियर है? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को अपनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिप्लॉयड कंडीशन मेंटेन करके चलनी है। क्लियर है? दैट्स इट। तो ये बेटा छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट मियोसिस, कि क्या है मियोसिस, क्यों है जरूरी वो किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। दैट्स इट। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूँ की फीचर्स की मियोसिस के। अब मियोसिस के बारे में ही डिस्कस करने जाएंगे अब। ठीक है? की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। देखो भाई क्या की फीचर है। सबसे पहला क्या पहला की फीचर है, ध्यान से देखना। क्या? मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। क्लियर? कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अभी बताया जब मैंने सेल साइकिल बना के दिखाई थी, मियोसिस करने के लिए हमें 2 स्टेप या 2 बार मियोसिस करानी पड़ती है, एक बार में काम नहीं। माइटोसिस में तो मैंने केवल एक ही एम फेज दिखा दी थी, पर मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस के लिए हमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल चलानी पड़ती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2 बार कराना पड़ता है। पहला मियोसिस फर्स्ट में, फिर मियोसिस सेकंड में, तभी प्रॉपर तरीके से मियोसिस हो पाती है। तो वही लिखा है, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। 2 बार होती है। पहले मियोसिस फर्स्ट में न्यूक्लियस और सेल डिवाइड कर गई, फिर उसके बाद जो सेल बन गई उनमें फर्दर और एक और बार न्यूक्लियस और सेल डिवाइड करता है। तो इन शॉर्ट 2 बार आपको मियोसिस करानी पड़ती है, 2 स्टेप में 2 सीक्वेंशियल साइकिल चलानी पड़ती है। न्यूक्लियर और सेल डिवीजन दोनों काम होता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम ये बोले कि मियोसिस के टाइम पर सेल असल में 2 बार डिवाइड करते हैं, तो इन शॉर्ट प्रोडक्ट नंबर ऑफ सेल्स 4 तभी बनी थी। मैंने बताया था एक सेल से 4 सेल बना के दिखाई थी,
तो वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि मियोसिस 2 सीक्वेंशियल साइकिल फॉलो करती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की। पहली साइकिल में 2 सेल बन के आ जाएंगी, फिर उन्हीं दोनों सेल की एक और साइकिल चलेगी तो वो सेल 4 सेल में बट जाएंगी, तो इसीलिए बोला था। तो असल में हम मियोसिस तो पूरा ही देखेंगे ना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को मिला के, तो असल में हम ये बोल देते हैं कि एक ही सेल ने 4 सेल बना के देनी, एक ही सेल ने 4 सेल बना के देनी। अब पूरा डायग्राम सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, क्लियर है। चले, तो वही लिखा है meiosis involved 2 sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second, clear है। but only a single cycle of DNA replication, but ये मत सोचना कि 2 बार क्या meiosis हो रही है, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि S फेज में 2 बार DNA का डुप्लीकेशन होगा। S फेज में एक ही बार डबल होता है बेटा DNA, रेप्लीकेशन ऑफ DNA S फेज में होगा और केवल एक बार ही होगा। ये मत सोचना कि यहां पर हमें 2 साइकिल चलानी है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, तो हम एस फेज में 2 बार डीएनए को फोटोकॉपी करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, एक ही बार फोटोकॉपी होगा डीएनए 2C से 4C। ये मत सोचना कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करानी है तो मैं 2C से 8C बना दूंगा उस डीएनए कंटेंट को, ऐसा नहीं होगा। केवल एक बार डीएनए का फोटोकॉपी होता है, एस फेज में होगा बस, उसके बाद नहीं होगा। तो वही लिखा है, भले ही यहाँ पर 2 सीक्वेंशियल साइकिल चल रही है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, कौन कौन सी, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, बट जो डीएनए की फोटोकॉपी हो रही है एस फेज में वो एक ही बार होगी। ये मत सोचना कि 2 बार डिवाइड करना है तो हमें 2 बार फोटोकॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी डीएनए की एस फेज में, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लियर है, तो नोट पॉइंट बांध के रखना, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है, चले दूसरा की पॉइंट सुनो, क्या, मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट एस फेज। क्लियर है, तो मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहा है। मियोसिस फर्स्ट कब शुरू हो जाती है, जब जो पेरेंटल क्रोमोसोम है, जो पेरेंट के पास क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट कर चुका है, मतलब उसके अंदर जो डीएनए है वो डबल हो चुका है और बना चुका है अपनी आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड। किस फेज में, एस फेज में ही बना चुका है। कौन सी फेज में, एस फेज में। इन शॉर्ट ये सीधी बात बोला है, मियोसिस फर्स्ट तभी स्टार्ट होगी जब डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा एस फेज के अंदर। क्लियर है, चले आगे, अगला सुनना। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। अब माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था, मियोसिस में एक नई बात आ रही है। तो मियोसिस में हम क्या कराएंगे बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कराएंगे। अब हम क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो बता चुका हूं मैं, वापस से सुन लेना जब पढ़ाएंगे। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों स्टेप बेटा मियोसिस में ही होते हैं, माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्लियर है, तो मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, जब क्रोमोसोम आके पड़ोस में बैठेंगे एक दूसरे के तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। क्रोमोसोम पे मैं थोड़ी बैठा हूँ, जीन्स ही तो बैठे हैं, तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम सुन लो जरा, जैसे सपोज करो मेरे पास 2 क्रोमोसोम है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर है, दूसरा अलग कलर से बना दे रहा हूं मैं, मान लो एक ये रहा क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का। ये आया है फादर से और ये आया है मदर से। सिंपल सी बात है, जब हम बने होंगे 2 गैमेट का फ्यूजन होता है, 23 मेल गैमेट से आते हैं क्रोमोसोम, 23 फीमेल गैमेट से, और उन 23 गैमेट जब क्रोमोसोम आके मिक्स होके जाइगोट में बैठते हैं तो वो 23 के 23 पेयर बनाना शुरू होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ये ऐसे क्रोमोसोम है जो एक ही जीन के लिए कोडिंग कर रहे हैं। मतलब ये जैसे सपोज करो ये वाला क्रोमोसोम हमारी हाइट के लिए कोडिंग कर रहा है, तो ये वाला क्रोमोसोम जो मदर से आया वो भी हाइट के लिए, तो उन्हीं का ही पेयर बनेगा। जो सेम जीन वाले क्रोमोसोम है ना, उन्हीं का ही होमोलोगस पेयर बनता है। बस फर्क ये होता है कि ये क्रोमोसोम फादर से आया हुआ होगा और ये क्रोमोसोम मदर से आया हुआ होगा। क्लियर है, तो इस टाइप के क्रोमोसोमल पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें वो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर एक ही सेम टाइप का ही जीन प्रेजेंट होता है। जैसे इस क्रोमोसोम पे भी सेम टाइप का जीन होगा, इस पे भी, बस फर्क ये होगा कि ये क्रोमोसोम मदर का आया हुआ होगा और ये क्रोमोसोम फादर का आया, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं, हम लोग डिप्लॉयड हैं। तो जब हमारे गैमेट फ्यूज होते हैं, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, तो मेल गैमेट में कौन से वाले क्रोमोसोम होंगे, जो फादर से आए हैं, और फीमेल गैमेट में कौन से वाले क्रोमोसोम होंगे, जो मदर से आए हैं। तो जब ये फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे ना, 23 पेयर्स। तो वो क्रोमोसोम जब पेयर बनाते हैं तो असल में वो पेयर और कुछ नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक ही जीन के लिए कोडिंग कर रहे हैं, बस फर्क ये है उसमें एक क्रोमोसोम तो मदर वाला है और दूसरा क्रोमोसोम
फादर वाला है, तो वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मियोसिस में हमें होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर देखना पड़ेगा और साथ ही साथ इन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर रिकॉम्बिनेशन होगा। अब वो कैसे होता है वो आगे की बात है। अब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये वाले स्टेप हमने माइटोसिस में नहीं देखा था, मियोसिस में एक स्पेशल फीचर है भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी अभी मियोसिस में, जब स्टेप वाइज पढ़ेंगे तब। क्लियर है? अगला देखना, एक और फीचर क्या पढ़ेंगे हम लोग मियोसिस के टाइम पर। जब मियोसिस हो जाएगी फाइनली तब क्या होगा, तो सुनना जरा क्या। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। अब देखो जरा, ये एक और नया पॉइंट आया। माइटोसिस में जब डिवीजन कंप्लीट हो रहा था तो कितनी सेल बन रही थी? 2। बट मियोसिस में कितनी बन के आएंगी? एंड में 4 सेल बन के आएंगी। कितनी? 4। और कैसी? हैप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका होगा, क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, कब? मियोसिस सेकंड के बाद। क्लियर है? तब जो सेल बन के आएंगी वो कितनी होंगी? 4। क्लियर है? कितनी होंगी? 4। दैट्स इट। तो ये कुछ 4 की फीचर्स हैं या की पॉइंट्स हैं मियोसिस में जो जरूरत पड़ेगी आगे समझने की। क्लियर है? तो 2 सीक्वेंशियल साइकिल चलेंगी न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। पर डीएनए एक ही बार एप्लीकेट करेगा एस फेज में। दूसरी बात, मियोसिस फर्स्ट कब स्टार्ट हो जाती है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो चुका है एस फेज के दौरान, जब पूरा तरीके से डबल हो चुका है और सिस्टर क्रोमैटिड बन गई है हर क्रोमोसोम की। क्लियर है? जैसे अभी 2 क्रोमोसोम बना के दिखाए तो होमोलोगस, दोनों क्रोमोसोम के पास अपनी अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी। क्लियर है? वो बन चुका होगा। अगला, मियोसिस में जब भी इन्वॉल्व होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा हमें इन होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स में। अब कब होता है रिकॉम्बिनेशन, वो सारे पॉइंट्स स्टेप वाइज हम देखेंगे इवेंट्स में। क्लियर है? और लास्ट में जब मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तो इस मियोसिस के केस में हमेशा 4 सेल बन के आती हैं फाइनली, और वो सारी की सारी हैप्लॉइड होती है। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। क्लियर है? चलें आगे। तो ये बात है की फीचर्स अबाउट मियोसिस। अब ये बात है किसकी? की फीचर्स अबाउट मियोसिस। ठीक है ना? अब बात आती है कि इवेंट्स कौन कौन से चलेंगे। अब भाई एस फेज, सॉरी G1 S G2 वो वापस से रिपीट नहीं कर रहा। G1 फेज हो गई, S फेज हो गई, G2 फेज हो गई, वो तो नॉर्मली चलते आएंगे क्योंकि सेल को ट्रेनिंग तो दी जाएगी भाई, सेल के अंदर सामान तो भरा जाएगा कि जिससे वो आसानी से डिवाइड कर सके। तो वो प्रॉपर डिवीजन वो प्रॉपर तैयारी करके भेजा जा रहा है। तो इंटरफेस तो प्रॉपर जैसी माइटोसिस में है वैसे ही मियोसिस है, वापस से रिपीट नहीं करना। बस मेन जहां पर फर्क है समझने का वो मैं समझा रहा हूँ। अब मेन जो इनकी एम फेज है, इसकी मियोसिस 1 और इसकी मियोसिस 2 समझानी है मुझे। क्लियर है? तो जो न्यूक्लियर और सेल डिवीजन है, जो न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन की जो सीक्वेंशियल साइकिल है मियोसिस की, वही डिफर करती है माइटोसिस से, और उसे समझा रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो वही लिखा है क्या, मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। तो अब भाई मियोसिस के केस में जो एक्चुअल जहां पर मियोटिक डिवीजन होता है तो वो 2 फेजेस में या इतने फेजेस में डिवाइड कर दी गई है। तो 2 टाइप की, एक मियोसिस फर्स्ट की वाली, एक मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले कौन होगी? प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो पहले चलेगी मियोसिस 1, उसके बाद कंप्लीट होने पर फिर चलेगी मियोसिस 2। क्लियर है? तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं तो वो ये रहे। मियोसिस फर्स्ट का सबसे पहले क्या होगा? प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1। और जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद शुरू हो जाएगा क्या? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, और यहां पर टीलोफेज 2 आते आते सेल की मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी टीलोफेज सेकंड पर। और यहीं पर आके जैसे ही ये कंप्लीट हुई, इसी के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बन के आ जाएंगी, 4 हैप्लॉइड सेल बन के आ जाएंगे। तो मैंने जब सेल साइकिल बनाई थी तो इसी तरीके से बनाई थी, पहले मियोसिस फर्स्ट बनाई, फिर मियोसिस सेकंड बनाई। क्लियर है? तो ये बेटा प्रोसीजर चलेंगे इवेंट के। क्लियर है? तो वही लिखा, मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। तो इस तरीके की फेजेस के हिसाब से बना दी गई है। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मियोसिस फर्स्ट की, फिर मियोसिस। बेटा एस या G1 या G2 के बारे में नहीं बता रहा हूँ, वो बता चुका हूँ। मान लो G2 तक तैयार होकर आ चुकी है सेल, अब वो डिवाइड कर रही है मियोसिस के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले एंटर कर रही होगी किसकी? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 में। तो सेल एंटर काहे में कर रही है? सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 में। तो ध्यान से देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मियोसिस 1 की प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही, क्योंकि बिल्कुल अलग है। जो आपने माइटोसिस में पढ़ी थी ना वो बिल्कुल अलग है, और इसकी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, किसकी? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, इसका डिस्कशन करो, ध्यान से सुनना। तो बच्चों मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 सुनना जरा, क्योंकि बेटा मियोसिस
या मियोटिक डिवीजन जो समझने में जो भी कुछ है वो सब प्रोफेज 1 में ही है, क्योंकि यहीं पर दिक्कत आती है। यही सबसे बड़ा ऐसी फेज है मियोसिस की जहां पर बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, जहां पर मेन समझ में नहीं आता बच्चों को। ध्यान से सुनना तो डेफिनेटली पकड़ पाओगे आप मेरी बात। क्लियर है? तो सबसे लंबी फेज यही होती है बेटा पूरी मियोटिक डिवीजन की, पहली बात। और दूसरी बात, इसका और माइटोसिस का दूर दूर तक कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी आपको। तो मियोसिस फर्स्ट जो बता रहा हूं और उसकी भी प्रोफेज 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो मियोसिस फर्स्ट वैसे ही बिल्कुल डिफरेंट है माइटोसिस से, बट मियोसिस सेकंड जो आएगी वो देखेंगे वो सिमिलर बैठती है लगभग। क्लियर है? बट मियोसिस 1 जो है उसका माइटोटिक की जो माइटोटिक में जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज थी उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलती आपको। क्लियर है? तो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की मैं बात कर रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो देखो जरा क्या प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। क्या बोला इसने कि जो बेटा मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, ये मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है वो पहली बात एक तो बहुत लेंदी है, लंबी टाइम के लिए चलती है, और दूसरी बात बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? तो दोनों खतरनाक बातें बोल दी बेटा इसने, बट ध्यान से सुनेंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी आपको, बट है थोड़ी थोड़ी स्टिल। तो वही वाली बात तो बोल रहा है कि जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है वो एक तो लेंदी है साइज में, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से, और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है यहाँ पर, क्योंकि काम बहुत है करने को यहाँ पर। क्लियर है? अगर हम कंपेयर करते हैं माइटोसिस की प्रोफेज से, तो क्योंकि माइटोसिस की प्रोफेज में कुछ घंटा कुछ नहीं हुआ था, कंडेंसेशन के अलावा और कुछ किया ही नहीं था उसने, बट यहाँ पे तो पता ही नहीं क्या क्या काम हो रहा है। क्लियर है? तो पहली बात दिमाग में फिट कर लो कि कोई रिलेशन नहीं है माइटोसिस से इस प्रोफेज 1 का। क्लियर है? दूसरी बात, एक लेंदी प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्लियर है? हाँ या ना? तो सुनना जरा। अब लेंदी या कॉम्प्लेक्स है तो बेटा इस प्रोफेज 1 को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया, तो वही लिखा है, इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस। तो कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली डिवाइड करने से थोड़ी आसानी हो जाती है। क्लियर है? तो प्रोफेज को बेटा चार नहीं 5 सब डिवीजन कर रखे हैं। कौन कौन से? पहला सब डिवीजन लेप्टोटीन, दूसरा सब डिवीजन जाइगोटीन, तीसरा सब डिवीजन पैकिटीन, चौथा सब डिवीजन डिप्लोटीन और 5वां सब डिवीजन डाइकाइनेसिस। क्लियर है? तो असल में ये 5 सब डिवीजन है किसके? इसी प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 को हम इन 5 स्टेप वाइज मैनर में पढ़ेंगे, तो वही लिखा है, इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो 5 फेजेस बनाई गई है वो किस हिसाब से बनाई गई है? क्रोमोसोम के बिहेवियर के हिसाब से, कि क्रोमोसोम प्रोफेज की कौन सी फेज में कैसा फंक्शन या कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, उस बेसिस पे प्रोफेज 1 को 5 सब डिवीजन कर दिए गए थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अगर निमोनिक याद करना है तो लाला जरा पानी दे दे, इस तरीके से आप बना सकते हो, नहीं तो अगर आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप बना लेना। क्लियर है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो लाला जरा पानी दे दे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कुछ और पसंद है तो वो बना सकते हैं। क्लियर है? मेरे पास ये था तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये और कुछ नहीं, ये सब प्रोफेज फर्स्ट ही है, उसी का सब डिवीजन कर दिया है। क्लियर है? अब कौन सी सब डिवाइडेड जो फेज है, अब कौन सी फेज में क्या काम चलता है वो सीरीज में सुनते चलना। तो बेटा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? हाँ या ना? तो मैं मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पहली फेज की बात कर रहा हूं। क्या? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पहली फेज की बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर है बेटा ये पहली फेज, कौन? लेप्टोटीन की। अब इस फेज में हम देखते क्या है? क्लियर है भाई? एस फेज, G1 फेज, G2 फेज तो हो चुका है, डीएनए डबल हो चुका है पहले ही। क्लियर है? 2C से 4C कंटेंट हो चुका है डीएनए का। अब यहां पर देखना है क्रोमोसोम कैसा दिखता है। क्लियर है? तो वो सुनना जरा। क्या? सबसे पहली फेज में लेप्टोटीन की, तो वही लिखा है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो बेटा इस फेज में कुछ नहीं, क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लग जाता है। आगे सुनना जरा, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट दी लेप्टोटीन। और इस पूरे स्टेज में कुछ नहीं, क्रोमोसोम थोड़ा कॉम्पैक्ट होता चलता है, बंधता चलता है डीएनए उसके चारों तरफ। क्लियर है? तो वो एक तरीके से आप ये बोलो
कि इस फेज में भी हमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन ही होता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है, ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लैप्टोटीन। कुछ नहीं, केवल कंडेंसेशन हुआ है क्रोमोसोम का। आगे सुनना, दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट कॉल्ड ज़ाइगोटी। और ये प्रोसेस होते 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 तब तक पता लगी दूसरी स्टेज भी शुरू हो गई। कॉम्पैक्शन होते होते किसका? क्रोमोसोम का। होते 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 तब तक पता लगी प्रोफेज की सेकंड फेज स्टार्ट हो गई। कौन सी? ज़ाइगोटी। अब ये फेज स्टार्ट हो गई तो इसमें क्या दिखता है वो सुनना जरा। अब दूसरी फेज की बात कर रहा हूं, प्रोफेज 1 की। कौन? ज़ाइगोटी। अब इसमें क्या है तो वो सुनना जरा। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनैप्सिस। तो कुछ नहीं, इस प्रोसेस के टाइम पर क्या, जो क्रोमोसोम बने, ये रहा, ये क्रोमोसोम बना है, जैसे बना के दिखा दूंगा एक आपको। सपोज करो ये बना है, ठीक है, इस तरीके से नहीं बना है, यहां से बनाओ, थोड़ा सा देखना जरा, अब सही बनेगा। तो ये जो क्रोमोसोम बन रहे हैं, अब यही क्रोमोसोम एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे? एसोसिएट। अभी मैंने एसोसिएट करके नहीं बनाया, अभी बस क्रोमोसोम बनाया। ये क्रोमोसोम क्या? एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। और कौन से क्रोमोसोम एसोसिएट होते हैं? होमोलोगस वाले बेटा। कौन से वाले? होमोलोगस। तो वही लिखा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनैप्सिस। क्लियर है? एंड सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आ गया? तो इन्हीं सच पेयर्स को क्या कहेंगे हम? होमोलोगस। जिसमें एक क्रोमोसोम तो फादर का होगा, दूसरा क्रोमोसोम मदर का होगा, जो एक ही टाइप के जीन के लिए कोडिंग कर रहे होंगे। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट that chromosome synapses is accomplished by the formation of a complex structure called synaptonemal complex। अब ये क्या है? ये सुनना जरा। कुछ नहीं, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है, देखना जरा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, एक तरीके का एसोसिएशन करा देता है बीच में। जब क्रोमोसोम पास पास आएंगे, ये रहा एक, तो ये वाला, और एक क्रोमोसोम, ये तो एक क्रोमोसोम आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और क्रोमोसोम बना दूंगा, ठीक है ना, इसी तरीके से इससे जुड़ता हुआ। यहां से ज्वाइनिंग हो जाती है इस क्रोमोसोम की। क्या हो जाती है? ये क्रोमोसोम ज्वाइंट हो जाते हैं। क्लियर है? यहां पर एक स्ट्रक्चर आता है जो इन क्रोमोसोम को ज्वाइंट करके रख देता है। असल में इसकी एक क्रोमैटिड इसकी क्रोमैटिड को ज्वाइंट करके रख देता है। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इस पूरे को कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे? साइनैप्सिस। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब आपके यहाँ डिटेल में नहीं है कि कैसे जुड़ते हैं, वो सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ। अब बस ये याद रखो, जब ये दो क्रोमोसोम जुड़ जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है। इसी कॉम्प्लेक्स को हम कह देते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब कैसे जुड़ता है, क्या प्रेजेंट होता है बीच में, वो सारी बातें बात की है। एक तरीके से मानो फेविकोल लग गई है, फेविकोल की मदद से दोनों ज्वाइंट हो गए। अब ये एक नहीं बनेंगे, बस जुड़े हुए हैं यहाँ पर। क्लियर है? हाँ या ना? थोड़े टाइम पीरियड के लिए। तो वही लिखा है, क्या कहा गया? ये रहा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम साइनैप्सिस is accompanied by the formation of a complex structure। एक बस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? और जब ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इन्हें हम बाइवेलेंट या क्या, बाइवेलेंट और टेट्राड, इसका नाम दे देते हैं। क्या? बाइवेलेंट और टेट्राड। अब बाइवेलेंट कब बोलेंगे, टेट्राड कब बोलेंगे? जब हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। ध्यान से सुनना, अभी डायरेक्शन भी बताऊंगा। असल में आप ये सोच रहे हो केवल यही ज्वाइंट हुआ होगा, असल में ये 3D स्पेस में मैं दिखाऊंगा। अकल लगाना थोड़ी, भगवान ने दिए तो। ये क्रोमोसोम ऐसे खड़ा कर दो, इस क्रोमोसोम को ऐसे खड़ा कर दो, इसकी दो क्रोमैटिड, एक ये रही एक ये रही, इसकी भी दो क्रोमैटिड, एक ये रही, ऊपर वाली दिखा दे रहा हूँ यार, ये पूरी एक होती है, ये पूरी एक होती है, ऐसी ये पूरी एक होती है, ये पूरी। अब मैंने इस क्रोमोसोम को ऐसा खड़ा कर दिया है और ये दो क्रोमैटिड दिखा रहा हूँ, इसकी ये दोनों, ये आधी वाली ये रही और ये आधी वाली ये रही। इसी तरीके से इसकी भी दो क्रोमैटिड, आधी और आधी। क्लियर है? तो मैंने इन दोनों क्रोमोसोम को सामने रखा। अब जब ये वाली क्रोमैटिड ज्वाइंट हो रही है तो डेफिनेटली ये पीछे वाली क्रोमैटिड भी तो ज्वाइंट होगी।
जब ये सामने वाली क्रोमैटिड ज्वाइंट हो रही है तो पीछे वाली भी तो ज्वाइंट होगी। मैंने यहाँ पर आपको केवल एक ही फेस से ज्वाइंट करके दिखा दिया। असल में 3D में देखोगे आप तो ये वाला क्रोमैटिड इस वाले की क्रोमैटिड से ज्वाइंट होगी और ये पीछे वाली क्रोमैटिड इस पीछे वाली क्रोमैटिड से ज्वाइंट होगी। मतलब ये क्रोमोसोम ऐसे चिपक जाएंगे दोनों, ये क्रोमोसोम ऐसे चिपके होंगे। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी बन रखा है। आपकी एनसीईआरटी में जब स्टेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट दिखाई है ना, फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट दिखा रखी है ना, तो उसमें जो पहले डायग्राम में जो क्रोमोसोम बैठा रखे हैं वो ऐसे ज्वाइन करके बैठा रखे हैं। ये क्रोमैटिड इधर से ज्वाइंट हो गई, ये वाली क्रोमैटिड इधर से, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन के आता है उसको कहते हैं हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इस एसोसिएटेड क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट और टेट्राड का नाम देते हैं। अब बाइवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। क्लियर है? तो इस एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस एसोसिएटेड क्रोमोसोम के पेयर को हम बाइवेलेंट या टेट्राड का नाम दे रहे हैं। तो वही लिखा है आगे क्या, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और अ टेट्राड। क्या, इसको हम बाइवेलेंट या टेट्राड का नाम दे रहे हैं। तो वही लिखा है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और अ टेट्राड। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो होमोलोगस क्रोमोसोम बैठे हुए हैं उनको मिला के हम या तो बाइवेलेंट का नाम देते हैं या टेट्राड का नाम देते हैं। क्लियर है? बट स्टिल यहां पर इतना प्रॉपर विजिबल नहीं होता है इन होमोलोगस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ये हमें अगले प्रोफेज की स्टेप में प्रॉपर तरीके से दिख जाते हैं। तो वही लिखा है, however these are more clearly visible at the next stage। क्लियर है? तो ये जो बाइवेलेंट और टेट्राड वाली कंडीशन है ये हमें पहली कंडीशन पहले इसी जाइगोटीन में इतनी क्लियर नहीं होती बाइवेलेंट और टेट्राड जितनी की हमें अगली वाली फेज में देखने को मिलेगी। क्लियर है? पैगीटीन में प्रॉपर तरीके से दिख जाती है। अब जरा मैं आपको बाइवेलेंट और टेट्राड का मतलब समझा दूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो जरा, दिमाग लगाना जरा थोड़ा सा। अब भगवान ने है दिया है बुद्धि खर्च करना। ये जॉइंट है। अब ये वाली टेट्राड कंडीशन दिख रही है आपको क्योंकि आपको दो क्रोमोसोम एक ऊपर एक नीचे और उनकी चारों की चारों क्रोमैटिड दिख रही है, दो ऊपर वाले की क्रोमैटिड दो नीचे वाले की। बट जब ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़े हुए होंगे, जब ये क्रोमोसोम बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़े हुए होंगे, दिमाग लगाना जरा, तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपको दिखेगी। बिल्कुल जॉइंट है ये, क्योंकि पीछे वाली क्रोमैटिड तो दिखेगी नहीं आपको, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जॉइंट है। अब इस ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है बेटा, ये दो, ये मत सोचना ये एक ही क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग। अब इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड होगी वो इसके पीछे छुपी हुई होगी और इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो इसके पीछे छुपी होगी। अकल लगाना, इसी क्रोमोसोम को मैं यूं चिपका के यूं रख दे रहा हूं आपके सामने। इन दोनों क्रोमोसोम को मैंने बिल्कुल चिपकाया, इन दोनों क्रोमोसोम को मैंने बिल्कुल चिपकाया और ऐसे करके आपके सामने रख दिया है। तो इस क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड मेरे को सामने दिखेगी और दूसरी इसके पीछे छुपी होगी। इस क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड यहाँ पे दिखेगी और दूसरी इसके पीछे छुपी होगी। तो मैंने ऐसे करके बना दिया उन दोनों को। तो इन क्रोमोसोम को मैंने चिपकाया और सीधे खड़े करके ऐसे सामने रख दिया। तो आपको केवल दो ही तो कंडीशन दिख रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है दो ही तो कंडीशन दिख रही है, तो इस हिसाब से इसको बाइवेलेंट बोला जाता है। इस हिसाब से बाइवेलेंट बोला जाता है जब हमें क्रोमोसोम ऐसा लगे केवल दो ही डंडियां सी दिखनी है, एक एक सिस्टर क्रोमैटिड दिखे दोनों अलग अलग क्रोमोसोम की। ये एक क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड, ये दूसरे क्रोमोसोम की दूसरी क्रोमैटिड, और इनकी जो सिस्टर क्रोमैटिड होगी वो इनके पीछे छुपी हुई होगी। तो हमें तो केवल दो ही तो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दो ही तो क्रोमोसोम ऐसा लगा जुड़े हुए हैं बिल्कुल। तो इस कंडीशन को हम बाइवेलेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाइवेलेंट। बट जैसे ही हम पैगीटीन पे पहुंचते हैं धीरे धीरे, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर थोड़ा और विजिबल होने लगता है और इस क्रोमोसोम की भी मुझे दोनों क्रोमैटिड दिख जाती हैं और इस क्रोमोसोम की भी मुझे दोनों क्रोमैटिड। तो मैं जब ऐसा स्ट्रक्चर देखूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके चार पैर है, एक ये रहा ऊपर वाला, एक इधर वाला, दो पीछे नीचे की तरफ है। क्लियर है? तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जिसके चार पैर है, तभी तो टेट्राड बोल रहे हैं, तभी तो हम इसे टेट्राड बोल रहे हैं। बट अब मेरे को 2D में बनाना है तो मेरे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसे ही दिखा पाऊंगा उसे। अगर मुझे टेट्राड वाली कंडीशन दिखानी है तो मैं ऐसे ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 3D वाला विजन नहीं है, ना डायग्राम बना पाऊंगा मैं। क्लियर है? तो मैं टेट्राड ऐसे ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि दो क्रोमोसोम एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगे और चारों की चारों क्रोमैटिड्स मुझे दिखेंगी, तो टेट्राड ऐसे दिखा पाऊंगा। अगर मैं इसी को डायड की तरह बनाने की कोशिश करूं तो मैं डायड कुछ ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि मैं दोनों क्रोमोसोम की एक एक क्रोमैटिड ही दिखा पाऊंगा। एसोसिएटेड होंगी ना ये दोनों साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से, कैसे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई होंगी। तो डायड में ऐसे ही बना पाऊंगा और टेट्राड में ऐसे। अगर आप 3D में देखना चाहो तो ऐसे क्रोमोसोम जोड़े या सामने रख देना, तो दोनों क्रोमोसोम की आपको एक एक क्रोमैटिड देखने को मिलेगी, पर ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होंगी। याद रखना, ये वाला अलग क्रोमोसोम की क्रोमैटिड है, ये दूसरे क्रोमोसोम की। दीज आर नॉट सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर है? बट इसमें ये एक ही क्रोमोसोम की जब दोनों क्रोमैटिड दिखे, इनको आप सिस्टर क्रोमैटिड बोल सकते हो।
पर इनको आप सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बोल सकते। दिमाग में ये वाली बात बैठा के रखना। तो ये टेट्राड ऐसा दिखेगा और डायाड ऐसा दिखेगा, पर 3D स्पेस में प्रॉपर तरीके से दिखा देते हैं। तो एक ही बात है, डायाड सॉरी बाइवेलेंट और टेट्राड, सॉरी क्या बाइवेलेंट और टेट्राड एक ही बात है, बस वो देखने का तरीका है। पहले विजिबल नहीं हो रहे, पहले केवल हमें दोनों क्रोमोसोम की एक ही क्रोमैटिड ही विजिबल है, इसलिए हम उसको बाइवेलेंट का नाम देते हैं। बट आगे जाके उसकी दोनों क्रोमोसोम की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड दिख जाती हैं तो हम उसको टेट्राड का नाम दे देते हैं। तो वही लिखा हुआ है, तो वहां पर इतनी विजिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए हम लोग दोनों नाम देते हैं, बाइवेलेंट भी और टेट्राड भी। क्लियर है? तो जाइगोटीन में समझ में आया क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। किसकी पेयरिंग हो गई? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। और पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। और जो कॉम्प्लेक्स बन गया है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स में जो होमोलोगस क्रोमोसोम जब साथ में बैठे हैं तो उन होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट या टेट्राड का नाम दे देते हैं, जो कि हमें अगली वाली प्रोफेज फर्स्ट की सब डिवाइडेड जो फेज है, अगली वाली जो स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की, उसमें प्रॉपर तरीके से विजिबल हो पाते हैं। चले आगे सुनना। क्लियर है? अब ऊपर की दो फेज हो गई, कौन कौन सी? लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन। अब इस आगे सुनना क्या, द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बोल दी इसने कि प्रोफेज फर्स्ट की जो तो पहली वाली स्टेजेस हुई हैं, कौन कौन सी? लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन। ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं चलती, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है। क्लियर है? बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। मतलब प्रोफेज 1 है पूरी लंबी, मना नहीं कर रहे, पर प्रोफेज फर्स्ट की भी जो पहली दो स्टेजेस है लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होती, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए चलती है। मतलब क्रोमोसोम आए, कंडेंस हुए, होमोलोगस पेयर बन के बैठ गए होंगे। क्लियर है? बट जो इसकी अगली स्टेज आएगी, कौन सी? पैकिटीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो वही लिखा है, द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकिटीन। किसके कंपैरिजन में? पैकिटीन के कंपैरिजन में। पहले वाली जो लैप्टोटीन और जाइगोटीन थी वो बहुत छोटी लगती है इसके सामने। क्लियर है? अब छोटी है तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या हो रहा हो, अब ये बड़ी है तो इसमें कुछ ना कुछ तो बढ़िया काम हो ही रहा होगा। बिल्कुल। तो इसमें क्या काम होते हैं वो सुनना। पैकिटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेजर काम यही होता है पूरी प्रोफेज 1 का, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 का मेन काम यही पे हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन होना। क्या होना? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, मदर के क्रोमोसोम के और फादर के क्रोमोसोम के बीच में। क्लियर है? तो वो लिखा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम। अभी बताया बाइवेलेंट जब ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है? तो वो लिखा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। तो वो जो डायग्राम बनना है ना, वो असल में पैकिटीन स्टेज का बनना है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनना है ना, वो पैकिटीन, क्योंकि उसमें हमें चारों के चारों क्रोमैटिड्स दिख रही हैं, मदर के क्रोमोसोम की भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स और फादर के क्रोमोसोम की भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर है? तो पैकिटीन के दौरान ही जो बाइवेलेंट है, तो हमें इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं सर जाइगोटीन में हमें बाइवेलेंट दिखता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जाइगोटीन में हमें प्रॉपर तरीके से बाइवेलेंट दिखता है, और वो बाइवेलेंट आगे जाके टेट्राड की तरह हमें पैकिटीन में अपीयर होने लगता है। क्लियर है? तो ये लिखा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। क्लियर है? होता वही है यार बाइवेलेंट, बस देखने का तरीका है। पहले में हमें उनकी चारों क्रोमैटिड्स दिख नहीं रही हैं, पहले में हमें बस मदर के क्रोमोसोम और एक फादर के क्रोमोसोम की एक एक क्रोमैटिड विजिबल है। बट जब हम पैकिटीन में आते हैं तो हमें दोनों क्रोमोसोम्स की दोनों क्रोमैटिड दिख रही है, इसीलिए टेट्राड कह रहे हैं, उससे पहले बाइवेलेंट बोल रहे थे, है दोनों एक ही चीज। क्लियर है? चले आगे। तो वही लिखा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। किसकी तरह अपीयर होने लग जाएगा? टेट्राड की तरह। क्लियर है? आगे सुनना। अब फायदा क्या सर केवल यही हो? अभी आगे सुनना जरा ध्यान से। क्या? दिस स्टेज is characterized by the appearance of recombination nodule। किसकी? recombination nodule दिखता है यहाँ पर, कुछ नहीं, एक साइट है, एक जगह है जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा। वैसा कोई नॉड्यूल नहीं बैठा है, असल में ये एक पर्टिकुलर वो पॉइंट है जहां पर क्या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, जहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। तो वही लिखा है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड, कौन सी? पैकिटीन की बात कर रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है, किसकी प्रेजेंस दिखना? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। तो वही लिखा है, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, अब ये मतलब समझना होगा, ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला? सुनना जरा। पैकिटीन स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है वो क्या है? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का अपीयरेंस आना। अब ये रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है क्या? कुछ नहीं, ये वो साइट्स हैं, एक नहीं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है।
ये वो साइट्स हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, मतलब एक क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे को दे देता है और दूसरा क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल पहले वाले को दे देता है, तो वही क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब क्या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की अपीयरेंस इस फेज का या स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल असल में वो साइट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। अब किसके बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर, वो ये लिखा है, किसके बीच में होती है हमेशा क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये कौन है, ये सुनना जरा, देखो जरा, मैं दो क्रोमोसोम बना रहा हूं आपके, अब वही होमोलोगस क्रोमोसोम, देखना जरा, ये क्रोमोसोम है फादर का, मान लो, क्लियर है। वहीं पर एक और क्रोमोसोम बनाएंगे अभी हम, देखना ध्यान से जरा, ये क्रोमोसोम किसका है, फादर का, और एक और क्रोमोसोम जो मैं बना रहा हूं ये क्रोमोसोम है मदर का। दोनों जुड़े हुए एसोसिएटेड है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से, ठीक है ना, दोनों पास पास है, समझ जाना यार, दोनों पास पास है, यहां से ऐसे मत बनाओ, थोड़ा आगे बना देते हैं जिससे जॉइंट होते हुए दिखे, थोड़ा सा पास पास दिखा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा पास पास देख। अभी ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं होगा, ये केवल सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वाला वो बना हुआ है, ठीक है ना। तो दो क्रोमोसोम है, ये फादर का आ गया, ये मदर का आ गया, क्लियर है। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड देखना, दिख रही होंगी वैसे तो आपको, मैंने कलर इसीलिए अलग अलग किया है। तो जो रेड वाली क्रोमैटिड है, एक ये रही एक ये रही, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। जो दो ग्रीन वाली क्रोमैटिड है, ये कौन है, ये सिस्टर क्रोमैटिड। बट एक ये और एक ये कैसी है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्यों है, समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्रोमैटिड भाई मदर वाले क्रोमोसोम की है और ये क्रोमैटिड भाई फादर वाले। इसी तरीके से ये वाली और ये वाली भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो वही बोल रहा है क्या, कि अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो किसके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगी। किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कौन है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर है पूरा, ठीक है। तो वही लिखा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्रॉसिंग ओवर किसकी होगी, इन क्रोमैटिड्स की होगी। और कौन सी क्रोमैटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। कौन सी, जैसे इसकी ये क्रोमैटिड ले ली और इसकी ये क्रोमैटिड ले ली, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की क्रॉसिंग ओवर होती है। और किसकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, एक होमोलोगस पेयर की, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, अभी जैसे मैंने बताया आपको, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस क्रोमैटिड को ट्रांसफर कर देगा, ये अपना इसे ट्रांसफर कर देगा, तो एक क्रॉसिंग ओवर टाइप की हो जाती है, क्लियर है। तो वही लिखा है, आगे सुनना क्या, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आया समझ में, बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर और कुछ नहीं, क्या, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इसे दे देगी और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अपना जेनेटिक मटेरियल इसे दे देगी और क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर। केवल जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है क्रॉसिंग ओवर, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच का। ये पैकेटीन में ही होता है इतना इंपॉर्टेंट काम, क्लियर है। तो वही लिखा है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। चले आगे सुनना, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। अब ये बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो इवेंट हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एंजाइम कंट्रोल करके चलता है। कौन, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब इसका जो क्रॉसिंग ओवर है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, ये एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होगा, एंजाइम की मदद से होगा। एंजाइम इसको प्रोसेस को थोड़ा इजी करा देगा, जल्दी करा देगा। तो वही लिखा है, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। तो उस एंजाइम का नाम क्या है जो इस क्रॉसिंग ओवर को कराता है, हेल्प कराता है, इजी कराता है, दैट इज रिकॉम्बिनेज। कौन है बेटा, रिकॉम्बिनेज, क्लियर है। चले आगे, अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल कैसा दिखेगा। तो देखना जरा क्या होगा, मैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। ये रेस कर रहा हूँ मैं जरा थोड़ी देर। अब रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल देखियो जरा, क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही होगी, क्लियर है। देख, थोड़ा सा डायग्राम में एडिट करना पड़ेगा, देखना जरा। तो कुछ ऐसा बन गया और कैंची जैसा बन गया। कैंची तो जानते हैं, सिजर, क्लियर है। कुछ सिजर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, देखना जरा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा।
ये होगा, ये जगह जो बन के आई है ना, सॉरी रुकना जरा, ये जो जगह बन के आई है ना, ये है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पर, क्लियर है, ये हो गई क्रॉसिंग ओवर आपकी, क्या हो गई, ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर। और ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जिसको आप रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बोल रहे हो, ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और ये वो साइट है जिसको आप रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, ऐसी चीजें हमें पैकेटीन में देखने को मिलती है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल कंडीशन, क्लियर है। तो अब इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इस क्रोमैटिड को दे दिया, और इसने अपना जेनेटिक, कट जाएंगे ना, इसका जुड़ जाएगा इससे हिस्सा और इस वाले का जुड़ जाएगा इससे हिस्सा, क्लियर है। तो वही है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर। और ये जो जगह है इसी को हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। और ये कौन सा एंजाइम कंट्रोल करके चल रहा है, रिकॉम्बिनेज, और किसके बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब भी नहीं आया बेटा, इससे सिंपल कुछ नहीं कर सकता मैं, सॉरी, क्लियर है। अब मान लो क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब होने के बाद क्या होगा, तो वो सुनना जरा, क्या, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन दी 2 क्रोमोसोम्स। तो अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब वापस से कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे। क्या होगा, इस क्रोमैटिड का ये टुकड़ा इस क्रोमैटिड से जुड़ जाएगा, और इस क्रोमैटिड का ये नीचे वाला टुकड़ा इस बची हुई क्रोमैटिड से जुड़ जाएगा आगे जाके। तो वही लिखा है, क्या, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन दी 2 क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम पे एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देगा, जिसको आप रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। चले आगे, हाँ या ना। अब क्या ये रिकॉम्बिनेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, अभी कंप्लीट नहीं हो बेटा, ये क्रॉसिंग ओवर अभी थोड़े टाइम तक चलती है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, रिकॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया, यहां तक समझ में आया। अब आगे सुनना क्या हो रहा होगा, तो वही लिखा है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। कब तक कंप्लीट होगा वो जाके, वो लिखा है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। तो ये रिकॉम्बिनेशन धीरे धीरे चलता जाता है, और जब तक पैकेटीन खत्म होने वाली होगी तब जाके कंप्लीट होता है, क्लियर है, हाँ या ना। तो जब पैकेटीन कंप्लीट होने वाली होगी तब जाके कंप्लीट होता है, और क्या करेगा, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और जब रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया बट स्टिल ये क्रोमोसोम एक पॉइंट पर जुड़े हुए रह जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना रहा हूं मैं, वापस से डायग्राम देखना जरा, तेरा क्रोमोसोम, इधर वाली क्रोमैटिड तो नॉर्मल बना दो, ठीक है ना, देखना जरा, पहले नॉर्मल क्रोमोसोम बना लेता हूँ, फिर क्रोमैटिड दिखा दूंगा चेंज करके, ठीक है। हम देखना जरा, चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखना जरा, ठीक है ना, अभी क्रॉसिंग ओवर करके दिखा दे रहा हूँ और फिर ज्वाइन कर दूंगा मैं उसे। अब क्या हो गया होगा, ये हिस्सा खत्म हो गया होगा, यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो गया होगा, अब यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया होगा इससे, कौन सा, ये वाला, ये ज्वाइन हो गया होगा इससे, और ये चीज ज्वाइन हो गई होगी इससे। इस पॉइंट से जुड़े हुए रह जाते हैं, इस पॉइंट से जुड़े हुए रह जाते हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये हिस्सा इस वाली क्रोमैटिड में ज्वाइंट हो गया, ये हिस्सा इस वाली क्रोमैटिड में ज्वाइंट हो गया, क्लियर है, क्योंकि ये ग्रीन वाला इस वाले रेड वाले पोर्शन को ज्वाइन कर लेता है और ये रेड वाला इस ग्रीन वाले पोर्शन को, बट स्टिल ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े हुए रह जाते हैं, बट स्टिल ये लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े हुए रह जाते हैं, तो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा, क्रॉस लाइक। अब प्रॉपर तरीके से बनाऊं तो वो मैं ये बनाऊंगा, देखना जरा ध्यान से, प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा उसे तो कुछ ऐसे बनाया जाएगा, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं उसको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करूं तो देखना, कलर कर दूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना, देखना जरा, थोड़ा गौर से समझ पाएंगे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं उस बीच वाले पॉइंट को कलर भर दे रहा हूं, ये वाला, ये हो गई खत्म, क्रॉसिंग, क्रॉस पॉइंट, ये हो गया क्रॉस पॉइंट, ठीक है ना,
ये वाला वो पॉइंट हो गया। अब ये वाली ये ऐसे हो गई, ये इस तरीके से ज्वाइन हो गई, ये वाली आगे जाके ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, ये वाली आगे जाके इस तरीके से ज्वाइन, मतलब ये हिस्सा अब इसमें जोड़ गया है और ये हिस्सा इसमें, और ये जो पॉइंट क्रिएट हुआ है जिससे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जिससे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसी को आगे जाके हम कुछ नाम देंगे आगे। तो वही लिखा है क्या, वापस से आ रहा हूं पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, वही पॉइंट बात है क्या, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, मतलब अब ये जो टुकड़ा है ग्रीन वाला वो इस क्रोमैटिड में जुड़ चुका होगा और ये रेड वाला टुकड़ा वो इस क्रोमैटिड में जुड़ चुका होगा, बट स्टिल ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट आउट नहीं होंगे, वो इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट से जुड़े हुए बैठे रहेंगे, अभी इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट से जुड़े हुए बैठे रहेंगे। क्लियर है, हाँ या ना? और यही पॉइंट इनिशियलाइज करता है कि डिप्लोटीन शुरू होने वाली है। क्लियर है, और यहीं से हमें पता लगता है कि ये डिप्लोटीन अभी शुरू हो जाएगी, मतलब एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो गई कंप्लीट, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का कंप्लीट होना ही पैकिटीन की एंडिंग होती है और डिप्लोटीन की स्टार्टिंग होती है। बट डिप्लोटीन की स्टार्टिंग प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन दिखाएंगे हम इन क्रोमोसोम के दूर जाने से। बस इस बात को आप ये मानो, जैसे ही रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है हम ये मान लेते हैं कि पैकिटीन एंड हो गई। क्या हो गई? पैकिटीन एंड। अब एंड हो गई तो डेफिनेटली प्रोफेज फर्स्ट की अगली स्टेज स्टार्ट होना शुरू हो रही होगी। अब सुनना जरा, रिकॉम्बिनेशन हो गया, इस टाइप की कंडीशन आ गई, अगला सुनना क्या होगा। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो क्रोमोसोम जुड़े हुए बैठे हुए हैं यहाँ पर तो क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स चला आ रहा है ना, अभी अलग कहाँ हुए क्रोमोसोम, जब अलग हो जाएंगे तब खत्म होगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो वो बोल रहा है कि जो डिप्लोटीन की स्टार्टिंग है वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ये जो बीच में सिनेप्टोनीमल जो फेविकॉल की तरह इन दोनों को जोड़ के बैठा होगा उसका डिसोल्यूशन होता है, और जैसे ही वो डिसॉल्व होगा ये क्रोमोसोम दूर भागने लगेंगे। तो वही लिखा है क्या, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन is characterized by the dissolution of synaptonymal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other। क्लियर है? तो क्या होने लगेगा, जैसे ही सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ ये क्रोमोसोम दूर भागने लगेंगे और ये पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम दूर एक दूसरे से सेपरेट होना चाह रहे होंगे। कैसे होना चाह रहे होंगे? तो मतलब ये क्रोमोसोम इधर भागेगा, ये क्रोमोसोम इधर भागेगा, बट मजबूरी इनकी है कि इनकी नॉट यहां पर बंधी हुई है। पूरा कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, सेपरेट बिल्कुल हो जाएंगे क्रोमोसोम, बस एक जगह को छोड़ के यहां पर, यहां से सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के बाकी हर पॉइंट से ये दोनों क्रोमोसोम दूर दूर सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो वही लिखा है, और जैसे ही ये पॉइंट रह जाएगा तो ये क्रोमोसोम अगर अलग भी होगा तो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि भाई पूरे जगह से फ्री हो गई है, केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट से बंधे हुए हैं, तो डेफिनेटली एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ जाएगा। तो वही लिखा है क्या, वही लिखा हुआ है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या? उस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा बाकी हर जगह से वो दूर दूर हो जाएंगे। कौन सी पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा? जहां पर उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ हो, जहां पर उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ हो। और अगर ऐसा होगा तो एक एक्स लाइक या एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जिसे हम कियाजमेटा कहते हैं, जिसे हम कियाजमेटा कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिप्लोटीन का। किसका फॉर्मेशन? कियाजमेटा का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? कियाजमेटा। क्योंकि अब होमोलोगस क्रोमोसोम बेटा रिकंबाइन हो चुके हैं, बट और उनका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी डिसॉल्व हो चुका है, तो वो क्रोमोसोम दूर भाग रहे होंगे, वो क्रोमोसोम दूर भाग रहे होंगे, बस एक जगह से जुड़े हुए रह जाएंगे जहां पर उनकी क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेगा, देखिए जरा यहां पर बना रहा हूं मैं। देख लियो जरा, दूर हो गया होगा ये।
यहां से जुड़े हुए बैठे होंगे, ठीक है। यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, क्या हुई थी यहां पर क्रॉसिंग ओवर, क्लियर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी और वो पॉइंट मैं मार्क कर दे रहा हूं यहां पर, ये रहा, देखना जरा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जुड़े हुए होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जुड़े हुए होंगे, क्योंकि अब ये क्रोमैटिड हो गई, ये अलग रिकम्बाइंड क्रोमोसोम हो गए, बट इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट पर जुड़े हो तो एक एक्स लाइड स्ट्रक्चर बन जाता है। इन्हीं को हम कियाजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कियाजमेटा कहते हैं। दैट्स इट। ये वाली बात दिमाग में रखने की है, तो वो लिखा है, क्लियर है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। जैसे ही डिसॉल्व हुआ तो जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो इन शॉर्ट ये जो बाइवेलेंट है वो सेपरेट आउट होगा, केवल हर जगह से सेपरेट आउट हो जाएगा, केवल इस पॉइंट को छोड़ के। तो इसी वजह से ये एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखने लग जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट से बने हुए हैं ना दो चीज, तो ऐसा होगा तो डेफिनेटली एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, क्लियर है। और इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कियाजमेटा का नाम देते हैं, क्लियर है। तो जो कि कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है डिप्लोटीन स्टेज, क्लियर है। तो बेटा कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जैसे कि oocytes, ये वो सेल्स हैं बेटा जो फीमेल बॉडी में ओवम को जन्म देंगी आगे जाके, मतलब oocytes की मियोसिस होके ओवम की फॉर्मेशन, जो फीमेल गैमेट है ना वो oocytes से ही बनता है। ये ओवरी की सेल्स हैं जो मियोसिस करके आगे जाके ओवम बनाएगी। तो एक स्पेशल नोट बना के रखना, क्या? इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो पढ़ के आओ भाई, एनिमल किंगडम वहां पर पढ़ाया हुआ मैंने, क्लियर है। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ये क्या मतलब है सर? बेटा ये ऐसी सेल्स होती हैं फीमेल वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डिप्लोटीन स्टेज में ही कैद रह जाती है, मतलब उनका फर्दर मियोटिक डिवीजन या मियोसिस यहां तक आके रुक जाता है और इसके आगे वो मियोसिस शो नहीं कर पाती, वो यहां पर आके कैद हो जाती है। बट कब तक के लिए? कुछ महीनों के लिए किसी किसी में तो, और किसी किसी में कम से कम 15-20 साल तक। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उनके अंदर प्यूबर्टी तक oocytes, जो भी फीमेल बॉडी के अंदर बेटा oocyte बनती है ना, वो बचपन में जन्म लेने से पहले ही लड़की के बन जाती है, क्लियर है। और वो बनने के बाद डिप्लोटीन स्टेज में आके कैद हो जाती है, उनकी फर्दर अभी मियोसिस नहीं होती है। तो जब फीमेल प्यूबर्टी रीच करती है, जैसी प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल के अंदर, वो बहुत सालों बाद 15 या 18 साल बाद आती है, क्लियर है। तो इन शॉर्ट जब वो लड़की ने जन्म लिया होगा और वो 18 साल तक पहुंचेगी नहीं जब तक, तब तक उसकी oocytes जो होंगी बेटा वो डिप्लोटीन स्टेज में ही कैद रह जाती है, मतलब उनकी फर्दर आगे मियोसिस कंप्लीट नहीं होती। इन शॉर्ट वो इस डिप्लोटीन स्टेज में ही कैद हो जाती है। अब प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? उनके अंदर वापस से डिप्लोटीन के स्टेज के आगे के इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। तभी हम लोग जनरली बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तभी हम पीरियड्स वाली कंडीशन क्रिएट करके दिखाएंगे आपको। ओवम बनेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग रहेगा, तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो पूरा प्रॉपर तरीके से चलता है, क्लियर है। बट जब वो बच्चा या वो बच्ची तब तक नहीं जब तक वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचेगी, तो उनकी जितने भी oocytes होंगे वो डिप्लोटीन स्टेज में ही कैद रह जाए। तो इसका मतलब क्या सर? जब फीमेल बचपन से प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचती है तब तक उसके अंदर ओवम्स क्रिएट नहीं होते। बिल्कुल सही बात, ओवम्स क्रिएट नहीं होते, प्यूबर्टी के बाद ही ओवम का बनना शुरू होता है इन oocytes से, क्लियर है। बट oocyte बचपन में ही बन जाती है, oocytes बचपन में ही जन्म लेने से पहले ही बन जाती है, दैट्स इट। बस ये अलग बात है कि उन फीमेल वर्टिब्रेट्स की oocytes डिप्लोटीन स्टेज में ही कैद होके रह जाती है, दैट्स इट, क्लियर है। तो याद रखना एक स्पेशल पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये एक स्पेशल पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो डिप्लोटीन स्टेज में ही कुछ सालों और किसी किसी में कुछ महीनों तक डिप्लोटीन स्टेज में ही कैद रह जाती है, मतलब उनकी मियोसिस कुछ सालों तक और मंथ्स तक होती ही नहीं है, वो केवल यहीं तक आके रुक जाती है, क्लियर है। तो कौन है? वर्टिब्रेट्स की oocytes, दैट्स इट, क्लियर है। चले अब अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम रुकने की बात नहीं कर रहे, अभी हम आगे की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो डिप्लोटीन कवर हो गई, अब डिप्लोटीन के आगे कौन सी स्टेज आएगी? अब बची है लास्ट स्टेज, किसकी? प्रोफेज फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज बची है, दैट इज डाइकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है वो सुनना, क्या? तो सुनना जरा, क्या? द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। अब इसमें क्या होगा बेटा? डिप्लोटीन में कियाजमेटा बन गया, वो क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर जो बनाया था वो बन गया, क्लियर है। अब इसमें क्या होगा? तो डाइकाइनेसिस स्पेशल इवेंट है
ये जो कियाज्मेटा बनाया था क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, इसका टर्मिनेशन कराएगा। तो वही लिखा है द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। मतलब वो जो क्रोमोसोम उस पर्टिकुलर क्रॉसओवर वाले पॉइंट से जो जुड़े हुए थे ना, अब वो पॉइंट टूट जाएगा और दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो मतलब वो जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर था अब वो खत्म हो जाएगा। तो वही लिखा है द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। आगे सुनना, during this phase the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। तो मतलब इन शॉर्ट इसी स्टेज में ही ये अगली जो होती है, प्रोफेज के बाद कौन आती है, मेटाफेज होती है। प्रोफेज के बाद कौन आता है भाई, मेटाफेज। तो इसी स्टेज में पहली बात एक तो कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, मतलब जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और दूसरा इसी स्टेज में ही क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएंगे, उनके प्रॉपर तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, जैसे कि ये वाला, मतलब ये वाला प्रॉपर स्ट्रक्चर अब हमें क्रोमोसोम का विजिबल अच्छे से होने लगेगा। कौन सा वाला, ये वाला स्ट्रक्चर देखना जरा, बना रहा हूं मैं, प्रॉपर तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखने लगेगा क्रोमोसोम का। क्लियर है, देखना जरा, प्रॉपर स्ट्रक्चर के तौर पे ये भी बना दो। रिकम्बाइंड हो चुका है, ये क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है इस क्रोमोसोम का। ठीक है ना, अब दूसरा क्रोमोसोम और बना दो। तो अब इस स्टेज पर ही हमें प्रॉपर तरीके से दिखने लगेंगे सारे क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सेपरेट आउट हो गया होगा, बिल्कुल अलग अलग हो चुके होंगे ये दोनों। ठीक है ना, तो ये कंडीशन अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, तो इसी स्टेज पर ही ये क्रोमोसोम अलग हो गया, ये क्रोमोसोम अलग हो गया। अब ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से 100% क्या कंडेंस हो जाते हैं फुली कौन, क्रोमोसोम्स। क्लियर है, और क्या मियोटिक स्पिंडल, अब जो मियोसिस के लिए हम जो स्पिंडल अपैरेटस बनाएंगे आगे जाके वो असेंबल होना शुरू हो जाता है, और मियोटिक स्पिंडल यहाँ पर आगे जाके मेटाफेज में प्रॉपर स्पिंडल अपैरेटस बनाएगा, जिसकी मदद से हम इन क्रोमोसोम को सेपरेट आउट कर देंगे, दो अलग अलग जगह पहुंचा देंगे। क्लियर है, तो वही लिखा है क्या, फुली कंडेंस्ड, सॉरी, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इन होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए प्रिपेयर कर दिया जा रहा होगा, मतलब मेटाफेज की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी। चले आगे, आगे सुनना, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स, डेफिनेटली खत्म ही हो जाएगा मेटाफेज में, तो ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, तो ये सारे काम बेटा मेटाफेज से पहले ही कर लिए जाते हैं। न्यूक्लियस का डिसअपियर होना, न्यूक्लियर एनवेलप का पूरा टूटना, ये सारे काम जो हैं वो मेटाफेज आने से पहले खत्म कर दिए जाते हैं। तो वही लिखा है बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, मतलब एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट हो गई। क्लियर है, जो न्यूक्लियोलस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक डाउन हो चुका होगा पूरी तरीके से, और डाइकाइनेसिस ही हमें बताएगी कि अब मेटाफेज शुरू होने वाली है, क्योंकि डाइकाइनेसिस में ही मेटाफेज की प्रिपरेशन होना शुरू हो गई है। तो मतलब ये सारे काम अगर हमें दिखने लग जाए प्रोफेज 1 में, तो हम ये कह सकते हैं डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो ये वही स्टेज है इसकी प्रोफेज 1 की जो मार्क करती है कि अब मियोसिस का मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है, मियोसिस का मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है, मतलब मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है। दैट्स इट। तो ये बात थी बेटा प्रोफेज 1, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है जो भी कुछ समझने का है। मेन चीज ये रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हमने किस स्टेप वाइज मैनर में ऑब्जर्व करी, वो समझना सबसे मेन बात है, क्योंकि मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज तो बच्चों वाली चीज है। मेन काम है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट को समझना। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, कौन सी स्टेज में क्या हुआ, कैसे क्रोमोसोम ने बिहेव किया, वो सारी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है, तो अब मेटाफेज फर्स्ट पे आ रहा हूं मैं। क्लियर है, डाइकाइनेसिस जो है वही मार्क करती है कि मेटाफेज फर्स्ट शुरू होने वाली है। चलें अब मेटाफेज फर्स्ट देखना जरा। अब यहाँ पर मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, कुछ नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम को स्पिंडल अपैरेटस एक प्रॉपर मैनर में स्पिंडल प्लेट पे अरेंज कर देगा, मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज कर देगा। तो वही लिखिए क्या, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट कह रहे हैं। चले आगे, आगे सुनना, द माइक्रोट्यूब्यूल्स
फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। चलो देखो जरा, माइटोसिस जब सिखा रहा था तब वहां पर कोई होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं था, वहां पर जो स्पिंडल अपैरेटस था वो किससे जुड़ रहा था, एक ही क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से। बट यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर पहली बात बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं, मतलब एक पूरा का पूरा पेयर, ये जैसे पूरा पेयर है ना, ये अलाइन हो रहा है। जैसे सपोज करो अगर मैं बनाऊं स्पिंडल अपैरेटस, तो दिमाग लगाना जरा, एक ये रहे सेंट्रियोल, एक ये रहा सेंट्रियोल, क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर अरेंज करूं तो असल में बाइवेलेंट अरेंज होगा। कौन अरेंज हो रहा होगा, बाइवेलेंट। जैसे सपोज करो ये वाला बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, देखना जरा ध्यान से, एक ही बना दे रहा हूं, उसी से समझ जाओगे आप, देखना जरा थोड़ा ध्यान से। थोड़ा ध्यान देना जरा यहाँ, इसकी दूसरी और बना दे रहा हूं यहां से, ठीक है ना। तो दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड तो वैसे भी नहीं दिखेगी, इसके पीछे छुपी हुई होगी, इसके पीछे छुपी हुई होगी, ठीक है ना, वो ये रही। तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, इसी का ही दूसरा होमोलोगस पेयर ये रहा। यहां पर ध्यान से देखना जरा, इसी का ही दूसरा होमोलोगस पेयर बना दे रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है ना, तो ये दो होमोलोगस पेयर आ गए, ठीक है। तो समझ रहे होंगे बात क्या कह रहा हूं मैं। अब जो स्पिंडल अपैरेटस है इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेपरेट आउट करेगा, मतलब इसने दो फैके अलग कलर से बनाते हैं, एक अपना ये रहा फाइबर, एक इस काइनेटोकोर से जुड़ा, एक इस काइनेटोकोर से जुड़ा, इसी तरीके से इसका एक इस काइनेटोकोर से जुड़ा, एक इस काइनेटोकोर से जुड़ा। तो ये सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर फेंके, एक पोल ने इस होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को पकड़ लिया या इस होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़ लिया, और एक पोल ने इस होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़ लिया। अकल लगाना क्या कह रहा हूं, अब क्रोमोसोम पूरा का पूरा जा रहा है, क्रोमैटिड सेपरेट आउट नहीं हो रही। अब यहां पर जो आपके पास बाइवेलेंट था, ये दोनों मिलके एक बाइवेलेंट बना रहे हैं, और इस बाइवेलेंट में आपके पास दो क्रोमोसोम है होमोलोगस वाले। तो वही बोल रहा है कि मेटाफेज फर्स्ट में असल में क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स है ऑपोजिट पोल से जो आ रही है, वो असल में इस बाइवेलेंट के होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कराती है। तो वही लिखा है क्या, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। पहली बात, ये बाइवेलेंट एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होता है। दूसरी बात, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब इस साइड से एक होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़ लेगा पोल, इस साइड से दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़ लेगा पोल। यहां पर अब क्रोमैटिड नहीं जा रही, यहां पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम जा रहा है। और किसका क्रोमोसोम जा रहा है, एक बाइवेलेंट का क्रोमोसोम जा रहा है। किसका क्रोमोसोम है ये, एक बाइवेलेंट है भाई, ये एक पूरा बाइवेलेंट है, मतलब इसमें दो क्रोमोसोम है, एक मम्मा वाला और एक फादर वाला, क्लियर है। तो एक पोल तो मम्मी वाले क्रोमोसोम को खींच लेगा, दूसरा पोल फादर वाले क्रोमोसोम। अब ये रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं, मतलब इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी हो चुका है, दैट्स इट। तो यहां पर ये मेन बात समझने की, इसकी मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, ये प्रोफेज फर्स्ट समझ में आई, इसकी मेटाफेज फर्स्ट समझ में आई। ये कुछ नहीं, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस पेयर के एक क्रोमोसोम को इस पोल ने पकड़ लिया, दूसरे पोल को इस पोल ने, इस दूसरे पोल ने इस क्रोमोसोम को पकड़ लिया। इसी तरीके से दूसरा क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। अब ऐसे ही इस पोल ने इस पेयर के इस क्रोमोसोम को पकड़ लिया, इस पोल ने इस पेयर के इस क्रोमोसोम को पकड़ लिया। अब यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो रहा है। अब जब क्रोमोसोम सेपरेट आउट होंगे तो डेफिनेटली क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा एनाफेज में जाके, क्लियर है। तो मेटाफेज समझ में आई होगी। कौन अरेंज होता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, ये एक पूरी इक्वेटोरियल प्लेट हो, क्या है ये, पूरी इक्वेटोरियल एक प्लेट है, इस पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर अरेंज हो रहे हैं, बाइवेलेंट अरेंज हो रहे हैं, क्लियर है। और दोनों ऑपोजिट पोल एक पर्टिकुलर पेयर के एक क्रोमोसोम से जुड़ रहे हैं, ये इधर वाले से जुड़ रहा है, ये इधर वाले से जुड़ रहा है, क्लियर है। आगे चले तो मेटाफेज समझ में आया। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ही मेन चीज समझनी है, क्या होगा सुनना, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब जो बाइवेलेंट के होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर है, बट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स अटैच्ड। तो क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुई है, उस बाइवेलेंट के क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। तो इन शॉर्ट
क्या यहां पर इस एनाफेज में ही क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जब वो डॉटर सेल्स या डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। तो वही लिखा है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। मतलब एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर की कोई ब्रेकेज नहीं हुई, बट वहीं पे माइटोसिस जब मैंने पढ़ाई थी उसके एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है। क्लियर है, तो वही लिखा है। तो एनाफेज फर्स्ट, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। तो इन शॉर्ट इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी, यहां पर दिमाग लगाना जरा। इन शॉर्ट इस टाइप की कंडीशन कि इस पोल पर कौन जाएगा, इस पोल पर कौन जा रहा होगा, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। देखो मैं बना रहा हूं, इस पोल पर कौन जा रहा है, ये एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम जा रहा है। सिमिलरली वापस से बना रहा हूं इस पोल के लिए, देखना जरा ध्यान से, इस पोल के लिए बना रहा हूं, देखना। ठीक है, अब इस पोल पे कौन जा रहा है देखना जरा, देखो। ठीक है, तो अब जब ये वाली कंडीशन आएगी तो एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक क्रोमोसोम इधर चला गया। अब बाद में जाके वहां पर क्या टीलोफेज में कंडेंस हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अब सुनना है क्या हुआ, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन्स। तो देख जरा, इसके सेंट्रोमियर का कोई ब्रेकेज हुआ, इसकी भी दोनों, इस फादर वाले क्रोमोसोम की भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ी हुई है, मदर वाले क्रोमोसोम की भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ी हुई है। तो क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुई, तो इन शॉर्ट सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ, मात्र जो डाइवेलेंट में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था वो सेपरेट हुआ है। इन शॉर्ट क्या, यहां पर ही क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। क्लियर है, चले आगे सुनना क्या, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर टीलोफेज आ जाएगी। अब जैसे ही अलग हुआ है, ये एक क्रोमोसोम इस पोल पे, एक क्रोमोसोम दूसरे पोल पे, फिर इसके बाद आएगी टीलोफेज। अब क्या करेंगे, वहां पर जाके ये वापस से अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये लिखा है, द न्यूक्लियर membrane and nucleolus reappears. Clear है, and cytokinesis follows and this is called as dyad of cell. क्या बन जाएगा, अब साइटोकाइनेसिस वगैरह हो गई तो ये सेल दो हिस्सों में टूट जाएगी। काय में टूट जाएगी, दो हिस्सों में। अब उसको क्या कहेंगे हम, डायाड। तो देखियो जरा कैसे, देखियो जरा कैसे, अकल लगाइयो। तो यहां पर एक न्यूक्लियस बन गया, यहां पर दूसरा न्यूक्लियस बन गया। क्लियर है, क्लियर है। और इसमें क्रोमोसोम आधे हुए n, इसमें क्रोमोसोम आधे हुए n। अभी अकल लगाइयो क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बना दूं आपके लिए डायग्राम, क्योंकि इसमें अब पहुंच गया होगा ये, दिमाग लगाइयो जरा, इसमें अब कौन पहुंच गया होगा, ये देखियो कौन पहुंच गया होगा। ठीक है, अब नीचे वाले में कौन पहुंच गया होगा वो देखियो जरा, नीचे वाले में ये पहुंच गया होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब जब पेरेंट बनाया था मैंने, तो पेरेंट में कितने दिखाए थे, जब पेरेंट सेल लिया था मैंने, तो पेरेंट सेल में मेरे ख्याल से मैंने ये दिखाए थे, ये इसका न्यूक्लियस मान लो पेरेंट सेल का। पेरेंट सेल में मेरे ख्याल से मैंने ऐसे दिखाया था एक पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम। प्रोफेज 1 जब दिखाई थी यार, प्रोफेज 1 जो मैंने दिखाई थी, प्रोफेज 1 में असल में मैंने ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाया था। उस प्रोफेज वाले केस में जब न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो रहा है, तब वहां पर एक न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम थे, 2। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है, 1। क्लियर है। और थोड़े टाइम बाद कुछ नहीं, सेल डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ये तो कैरियोकाइनेसिस होते ही थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस, और ये 2 सेल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, 2 सेल, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, आधा हो गया है। पहले कितना था यहाँ पर, 2n। क्लियर है। अब इसी से तो बनी है ये दोनों सेल, मियोसिस फर्स्ट के बाद, इसी से तो बनी है ये दोनों सेल्स मियोसिस फर्स्ट के बाद। कौन सी फर्स्ट के बाद, मियोसिस फर्स्ट। और इस सेट ऑफ सेल को हम कहते हैं डायाड, DIAD, डायाड ऑफ सेल। क्या कहते हैं, डायाड सेल। क्लियर है, डायाड लिख लो बस सीधी भाषा में।
क्या कहते हैं, डायड। तो वही लिखा है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। क्या बन गया, एक डायड सेल बन गया। क्लियर है, हाँ या ना। और इस केस में डेफिनेटली क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ होगा, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया होगा। चले आगे, अब क्या लिखा है, ऑल्दो क्या, ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन। क्लियर है, पर बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जब क्रोमोसोम क्या में चला जाता है, डिस्पर्जन में चला जाता है। मतलब आपका डायड ऑफ सेल बन गया, अब एक पेरेंट सेल से आपके पास दो सेल बन के आ गए। कितनी सेल बन के आ गए, न्यूक्लियस बिठा दिया मैंने, मान लो ये न्यूक्लियस बिठा दिया, ये एन हो गया, ये एन हो गया। बट ये न्यूक्लियस जो है इसमें थोड़ी गड़बड़ी रहती है, सुनना जरा, ये न्यूक्लियस इसका, ये न्यूक्लियस इसका, क्या होगा तो सुनना जरा क्या। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। मतलब डीकंडेंसेशन, सिंपल सी बात है यार, टीलोफेज आएगी तो क्रोमोसोम अपने अपने घर पहुंच गए, अपने डॉटर न्यूक्लियर पे पहुंच गए, वहां पर जाके क्या उनका डीकंडेंसेशन होगा, वो अपनी इंडिविजुअलिटी खोएंगे। बट मियोसिस फर्स्ट के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं उनके अंदर जो ये क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन है वो प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हो पाता है, जैसा कि हम इंटरफेस के न्यूक्लियस में ऑब्जर्व करते हैं। इंटरफेस का जब आप न्यूक्लियस देखोगे भाई तो उसके तो बिल्कुल क्रोमोसोम पता ही नहीं लगता है, वो पूरा नेटवर्क बन चुका है, क्रोमैटिन नेटवर्क। बट जब हम मियोसिस फर्स्ट के टीलोफेज फर्स्ट के बाद देखते हैं, जब टीलोफेज फर्स्ट खत्म होती है, जो डायड ऑफ सेल बनता है, तो उसके न्यूक्लियस के अगर हम अंदर क्रोमोसोम वगैरह को देखते हैं तो उनका प्रॉपर तरीके से डीकंडेंसेशन नहीं हो पाता, हो जाता है डिस्पर्जन। भले ही हम मानते हैं थोड़ा बहुत डीकंडेंसेशन हो गया, बट आप सोचो कि वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल इंडिविजुअलिटी खोते एक दूसरे में प्रॉपर मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा होने का एक ही कारण है, क्योंकि बेटा अभी इन्हें पता है कि हमें फर्दर एक और न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन आगे जाके एक और शो करना है। आपको बताया मियोसिस 2 बार साइक्लिक सीक्वेंशियल साइकिल शो करती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की। तो भाई एक बार तो हो गया ना न्यूक्लियर डिवीजन मियोसिस फर्स्ट में और सेल डिवीजन हो गया, बट अभी से सेल को पता है, इस न्यूक्लियस को पता है कि मुझे फर्दर एक और सीक्वेंशियल साइकिल में जाना है जिसमें न्यूक्लियस को फर्दर और डिवाइड करना पड़ेगा और सेल को फर्दर और डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए भले ही बोला गया मियोसिस फर्स्ट में टीलोफेज फर्स्ट के बाद जो इसके क्रोमोसोम है वो डिस्पर्जन में जाते हैं या डीकंडेंसेशन में जाते हैं, बट उनका डीकंडेंसेशन पूरा नहीं हो पाता, कुछ हद तक होता है डीकंडेंसेशन। रीजन क्यों, क्योंकि अभी इन्हें फर्दर एक और बार डिवीजन में जाना है। मतलब प्रॉपर तरीके से वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अभी भी हमें दिखेंगे, ये नहीं कि वो पूरा मिल गया होगा, वो पूरा न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोप्लाज्म बन गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्लियर है, तो वही लिखा है। तो वो इसी वजह से बोला है कि ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब भी मियोसिस होती है ज्यादातर सेल्स के अंदर, तो टीलोफेज फर्स्ट के बाद प्रॉपर तरीके से डीकंडेंसेशन नहीं होता क्रोमोसोम्स का, और इसी वजह से ये लोग किसको नहीं अचीव कर पाते हैं, एक्सट्रीमली जो एक्सटेंडेड स्टेट होती है न्यूक्लियस की, जो इंटरफेस न्यूक्लियस का जो प्रॉपर इंटरफेस न्यूक्लियस होता है जहां पर हम क्रोमोसोम्स को बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो बिल्कुल क्रोमैटिन नेटवर्क में बदल चुका होता है। कुछ ऐसा केस यहाँ पर आ ही नहीं पाता, क्योंकि इस सेल को, ये डायड ऑफ सेल को पता है कि हमें फर्दर अभी और डिवाइड करना है। बट कुछ केसेस में तो पता है क्या होता है, ये सेल साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो पाती। यहाँ पर तो चलो गनीमत है, साइटोकाइनेसिस तो हो गई, न्यूक्लियस अलग तो हो गए। कुछ केसेस ऐसे आते हैं बेटा मियोसिस के जहां पर ये सेल डिवीजन ही नहीं होता, वो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनाए थे ना एनाफेज के बाद टीलोफेज में, वो डॉटर न्यूक्लियाई फर्दर हाथ की हाथ प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड करके ही 4 सेल डायरेक्ट बनाते हैं। वो डायड ऑफ सेल कोई कोई केस में तो बन ही नहीं पाता है, इस केस में तो गनीमत है बन भी रहा है, बट स्टिल न्यूक्लियस के केस में याद रखना कि यहां पर प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसी के जस्ट बाद ही प्रोफेज सेकंड शुरू हो जानी है। क्यों, वहां पर वापस से कंडेंसेशन हो जाना है। तो ये कहता है यार जब वापस से अभी होना ही है कंडेंसेशन, तो मैं पूरा होता ही नहीं हूँ डीकंडेंस, तो थोड़ी अकल लगा देता है, ऐसे मान लो ना यार याद करने के लिए। तो वही वाली बात है। क्लियर है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से डीकंडेंसेशन टीलोफेज 1 के बाद नहीं होता है, क्योंकि उसे फर्दर एक और न्यूक्लियर डिवीजन में जाना है। क्लियर है, चले अब मान लो डायड आ गया, सेल बन गई, बट स्टिल एक छोटा सा टाइम पीरियड का गैप रहता है बेटा इस टीलोफेज फर्स्ट में और जो प्रोफेज सेकंड अभी हम चलाएंगे उसके बीच में। तो वही लिखा है क्या, द स्टेज बिटवीन दी 2 मियोटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की बात कर रहा है, इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो डायरेक्ट किसी किसी में तो डायरेक्ट चला जाता है, इंटरकाइनेसिस आती ही नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बोला केस कैसा कि सेल बना, उसके डॉटर न्यूक्लियाई बने, वो साइटोकाइनेसिस करता ही नहीं है। कोई कोई ऐसा सेल आ जाता है जहां पर ये साइटोकाइनेसिस होती नहीं है। क्या उनका न्यूक्लियस डिवाइड किया, कर गया,
तो डायड वाली कंडीशन आ ही नहीं पाते। क्या हाथ की हाथ टीलोफेज फर्स्ट के बाद वो लोग प्रोफेज 1 में भेज देते हैं न्यूक्लियस को। किस में भेज देते हैं? प्रोफेज सेकंड में भेज देते हैं, और फिर वहां पर पूरा टीलोफेज सेकंड तक 4 न्यूक्लियस बनते हैं, तब जाके एंड में साइटोकाइनेसिस होती है। कुछ केसेस में जहां पर इंटरफेज आ ही नहीं या इंटरकाइनेसिस आ ही नहीं पाती, बट इस केस में डायड बन रहा है, इंटरकाइनेसिस आएगी। और इंटरकाइनेसिस वो टाइम पीरियड है किसके बीच का? इस टीलोफेज फर्स्ट और जो अगली प्रोफेज सेकंड होगी उसके बीच का छोटा सा टाइम इंटरवल, जहां पर इस डायड को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो वही लिखा है, The stage between the two meiotic division is called interkinesis and is generally short-lived। तो बहुत कम टाइम के लिए, और किसी किसी में तो इतनी शॉर्ट लिव्ड होती है कि वो हो ही नहीं पाती है। क्लियर है? चले आगे सुनना। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड। आ गया नहीं आ गया? प्रोफेज सेकंड। अब किसी में इंटरकाइनेसिस मिल रही है तो डेफिनेटली टाइम डिफरेंस दिख रहा है, किसी में मिल ही नहीं रही तो ऐसा लगता है टीलोफेज खत्म हुआ, हाथ की हाथ प्रोफेज सेकंड शुरू हो गया। क्लियर है? मतलब पर टीलोफेज खत्म होने का मतलब ये नहीं कि साइटोकाइनेसिस जरूरी है हो ही हो। कुछ सेल्स में साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो डायड वाली कंडीशन आ जाती है, कुछ सेल्स में नहीं हो पाती तो वहां पर डायड वाली कंडीशन आती ही नहीं है, डायरेक्ट डॉटर न्यूक्लियर फर्दर और डिवाइड कर जाते हैं। क्लियर है? चले आगे सुनना। अब अच्छा हाँ, प्रोफेज सेकंड की थोड़ी तारीफ कर दी है। क्या बोला? प्रोफेज सेकंड जो है ये एक सिंपल प्रोफेज है, जैसे कि अभी हमने जो प्रोफेज 1 पढ़ी है ना, उससे तो कहीं गुना ज्यादा आसान। तो वही लिखा है कि ये जो इंटरकाइनेसिस है ये जैसे ही खत्म होगी इंटरकाइनेसिस, उसी के साथ ही प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर ये न्यूक्लियस वापस से कंडेंस होना, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वापस से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मेटाफेज में जाएंगे। तो इसीलिए तो भाई टीलोफेज के टाइम पर प्रॉपर डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें दूसरी न्यूक्लियर डिवीजन वाली साइकिल में अभी थोड़े टाइम में जाना है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से टीलोफेज फर्स्ट खत्म होने के बाद या मियोसिस फर्स्ट खत्म होने के बाद प्रॉपर टाइप का इंटरफेस जैसा न्यूक्लियस नहीं बन पाता, क्योंकि उस न्यूक्लियस को फर्दर एक और न्यूक्लियर डिवीजन में जाना है, इसीलिए। दैट्स इट। ये बात है बेटा मियोसिस फर्स्ट की, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। इंटरकाइनेसिस वो टाइम पीरियड है जब मियोसिस फर्स्ट खत्म होगी टीलोफेज फर्स्ट तक, उसके बाद जब हम मियोसिस सेकंड स्टार्ट करेंगे प्रोफेज सेकंड से, तो उन दोनों के बीच का जो छोटा सा टाइम इंटरवल है उसको हम इंटरकाइनेसिस का नाम दे रहे हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। तो ये मैंने बात करी है मियोसिस फर्स्ट की, तो ये रही प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और वो डायड बन गया। क्या बन गया? डायड। तो यहां पर मैंने क्रोमोसोम का नंबर आधा कर लिया। यहां पर क्या था? क्रोमोसोम नंबर 2n। अब यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या है? n और n। क्लियर है? तो क्रोमोसोम नंबर आधा कर लिया, ये सब 2n चल रहा है, वहां पर जाके क्या हो गया? क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद हम चलाएंगे मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड बेटा मियोसिस फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान है। किसके कंपैरिजन में? मियोसिस फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान है। मियोसिस सेकंड आप ऐसा समझना बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी है माइटोसिस की। जो मैंने माइटोसिस पढ़ाई है ना, उसकी जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ाई है, डिट्टो फोटोकॉपी है मियोसिस सेकंड। सेम टू सेम एज इट इज फोटोकॉपी है मियोसिस सेकंड। क्लियर है? किसकी? माइटोसिस वाले डिवीजन की। अब इसी में ही आपका सेंट्रोमियर टूटेगा और डीएनए बटेगा। अभी पहले मैंने क्रोमोसोम आधा कर दिया, अब डीएनए को बांट दूंगा मैं। क्लियर है? डीएनए असल पहले भी बटा है, अभी वो प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा एंड में फ्लो चार्ट बना के। क्लियर है? अब यही वो फेज बिल्कुल सेम टू सेम माइटोसिस लगा देना। अब आप यहाँ पर क्या लगा देना? माइटोसिस। मतलब जो बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम जाएगा, बस डीएनए को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? तो बेटा इस मियोसिस सेकंड को मैं अपन अगले सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें मिक्स करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन बन जाएगा जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा मियोसिस फर्स्ट तक तो क्लियर होगा। डायड ऑफ सेल तक रखना भी दिमाग में। अब डायड ऑफ सेल के आगे की बात मैं अगले सेशन में करूंगा। क्लियर है? उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मियोसिस सेकंड के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।